नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। तो आज हम वास्तु के बारे में जो भौतिक व वैज्ञानिक अर्थ हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि वास्तु क्या है और वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसकी एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, तो उसको ध्यानपूर्वक सुने। तो एक बार देवताओं व राक्षसों का युद्ध हुआ तो विश्वकर्मा जी व मत्स्य पुराणानुसार देवताओं की तरफ से भगवान शंकर व राक्षसों की तरफ से अंधक नामक राक्षस में भयंकर युद्ध हुआ। अंधक दैत्य देवी उपासक था, शक्ति आराधना करके अनेक शक्तियां प्राप्त की थी। दोनों के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। दोनों के पसीने की बूंदें एक साथ भूमि पर गिरी। उससे एक विशाल भीमकाय पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर दोनों हतप्रभ रह गए। विश्वकर्मा ने आकर उसकी संधि कराई। उस विशाल पुरुष का नाम वास्तु रखा और अपने साथ ले गए तथा अंधक को भगवान शंकर की सेवा में सौंप दिया। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शनिवार कृतिक नक्षत्र व्यतिपात योग विष्टिकरण में भद्रा के मध्य कुलिक मुहूर्त में हुआ था। कालांतर में वास्तु के तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तब सब देवताओं ने मिलकर उस वास्तु पुरुष को भूमि पर उल्टे मुंह गिरा दिया। उससे शरीर पर जो देवता जिस अंग पर खड़े हुए उन्हीं की पूजा उस दिशा में वास्तु के शरीर में की जाती है। तदंतर विश्वकर्मा ने वास्तु को वरदान दिया कि तुम्हारे बिना यज्ञ आवास निर्माण किया जाए तो वह सफल नहीं होगा, अमंगल व विघ्न उपस्थित होंगे। तुम भूमि के नीचे के अष्ट दिशाओं में स्थित अस्थि चर्म लोह कीचड़ जाल नख शूल केश आदि अष्ट दोषों को नष्ट करो। अतः जो तुम्हारी पूजा करके निर्माण कराए गृह प्रवेश करेगा उसे मंगल व अभय प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वास्तु पुरुष के उत्पत्ति की एक छोटी सी कहानी। तो उसके बाद हम अब वास्तु के भौतिक व वैज्ञानिक जो अर्थ हैं उनकी तरफ देखते हैं। तो प्रत्येक वस्तु में भार होता है। उस वस्तु की आकृति अनुसार उस वस्तु के भार का केंद्र होगा और पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती रहती है। भारी वस्तु यदि ऊपर से गिराई जाती है उसी के नीचे के स्थान पर गिरेगी। इसी तरह अगर कागज के टुकड़े को गिराया जाए तो भारहीनता व हवा के कारण कुछ दूर अन्यत्र स्थान पर जाकर वह गिरेगा। अतः वास्तु के ऊपर स्थान, भार, हवा, पृथ्वी को आकर्षण और ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। उस वस्तु के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने को वास्तु ज्ञान कहा गया है। हमारे दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का प्रयोग व संबंध रहता है। वाहन, भूमि, मकान, सोफा, अलमारी, रसोई, पानी, घड़ी, चित्र, कांच, फर्नीचर सभी आदि दैनिक संबंध इनसे हमारा रहता है। संपूर्ण रूप से देखा जाए तो विभिन्न कमरों से बना आपका आवास एक वस्तु ही है और इसकी आकृति, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई आदि के कारण इसके गुरुत्वाकर्षण का एक केंद्र जो है वो बनता है। उस केंद्र का उत्तरी ध्रुव या उसकी चुंबकीय किरणों और सौर ऊर्जा पवन की दिशा में कैसा उत्तम या अधम संबंध बनता है, इसी पर आपकी सुख और शांति निर्भर करती है। जैसे कि रेलवे के लाइन के पास बसे मकानों में कंपन होता है, उसी तरह ये गुप्त शक्तियाँ पृथ्वी के भ्रमण, सौर ऊर्जा, पवन, चुंबकीय धारा, वर्षा के द्वारा सभी तरह से हमारे आवास पर असर डालती है। अतः इस विषय के ज्ञान हेतु वास्तुशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। पौराणिक कथाओं में इस रहस्य को कथा लोक की भाषा में कहा है कि भगवान शिव व अंधक राक्षस के युद्ध का अर्थ है कर्म व कल्याण की शक्ति एवं दुर्गा उपासक अंधक की मनोबल शक्ति का युद्ध हुआ। यानी मंथन करने पर जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, यानी उस मंथन से प्राप्त ज्ञान का संबंध पृथ्वी से प्राप्त करने एक अद्भुत वस्तुबल या वास्तुबल का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका प्रसार सभी लोकों में हुआ। इसका प्रसार अंतरिक्ष लोक में हुआ। तब देवलोकों में जिस प्रकार आज यान, प्रक्षेपण व वायुयान आदि द्वारा अंतरिक्ष दूषित हो रहा है, उसी तरह इस वास्तु ज्ञान से बनाए यंत्र आदि द्वारा अंतरिक्ष में क्षोभ होने लगा। तो सभी देवताओं ने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया, अर्थात उसका अधिक उपयोग पृथ्वी धरातल पर ही करने का निश्चय किया गया। तो एक मत के अनुसार वास्तु का प्रयोग निवास हेतु एवं वास्तु का प्रयोग ठीक निवास स्थान के लिए ही होता है। लौकिक भाषा में वस्तु शब्द से ही वास्तु बना है। अब वास्तु और पंच तत्व जो हैं उनका समन्वय हम देखते हैं। तो वैदिक संस्कृति यह कहती है कि समस्त सृष्टि व जीवों की रचना का आधार
पंच महाभूत तत्व आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 महातत्वों से बना है। अतः स्वस्थ शरीर व सुखी जीवन के लिए हमको प्रकृति के इन 5 तत्वों में सामंजस्य करके चलना चाहिए। वैदिक संस्कृति कहती है कि अंडे सो पिंडे, अर्थात जो स्वरूप तत्व ब्रह्मांड में है वही संरचना इस शरीर में है। हमारा आवास मकान एक तरह से हमारा ब्रह्मांड है। इसके देव को हम वास्तु पुरुष के रूप में जाने तो इन पंच तत्वों का सामंजस्य उसके शरीर के किस तरह होगा यह जानना भी जरूरी है। तो सर्वप्रथम हम आकाश तत्व की ओर देखते हैं। तो पृथ्वी के धरातल से अंतरिक्ष तक सर्वत्र शून्य है। इस शून्य में असंख्य ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगा, सौर ऊर्जा केंद्र, विभिन्न गैसें आदि व्याप्त है। शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी शून्य पर टिकी हुई है, अर्थात पृथ्वी की परिभ्रमण काल, गति, रचना इन ग्रहों की, गैसों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उष्मा व चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। अतः हमारे घर में हम आकाश तत्व का लाभ खुला आंगन रखकर प्राप्त कर सकते हैं। चौक की लंबाई चौड़ाई पूर्ण नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम अग्नि तत्व के बारे में जानते हैं। तो अग्नि तेज यानी सूर्य से हमें उष्मा व ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की लाभदायक किरणें हमें प्राप्त होवे इसके लिए उत्तर पूर्व में खुली भूमि होवे, ढलान होवे, ऊंचाई कम होवे, मकान के आगे घने ऊंचे वृक्ष नहीं हो और जो सूर्य की किरणों को रोके। प्रातःकालीन किरणों में विटामिन डी की अधिकता रहती है जो हमें लाभकारी होती है। सायंकालीन किरणें हानिकारक होती है। अतः दक्षिण पश्चिम में वृक्ष होना शुभ है और ऊंचाई होना भी शुभ है। अब वायु तत्व के बारे में हम जानते हैं। तो वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें हैं। तो पूर्व दिशा की हवाएं सौर ऊर्जा युक्त होती है तथा उत्तरी हवाएं शीतलता युक्त होती है। अतः पूर्वी उत्तरी भाग अधिक खुला तथा खिड़की दरवाजे अधिक होने चाहिए। दक्षिण दिशा खिड़की दरवाजे कम होने चाहिए। वायु का दबाव सही होवे इसका ध्यान रखने के लिए दक्षिण पश्चिम भाग ऊंचा हो, पूर्व उत्तर भाग नीचा हो तो ये हवाएं मकान पर से आसानी से गुजर जाएंगी। अगर पूर्व उत्तर भाग ऊंचा हो, ऊर्जा युक्त किरणें हवाएं पूरे मकान में नहीं आएंगी। दक्षिण पश्चिम की हानिकारक हवाएं आगे के भाग से टकराकर पुनः ग्रह में प्रवेश करेंगी। अब जल तत्व के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी का करीब 3/4 भाग जल युक्त है। जैसे एक पात्र में जल डालकर पात्र को घुमाया जाए तो जल में एक केंद्र बिंदु बनेगा, यह उस स्थल का शक्ति केंद्र होता है। इसी तरह पृथ्वी की दक्षिण दिशा में परिभ्रमण की गति से जलीय भाग का गुरुत्व बल केंद्र बनता है जिसका झुकाव पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग की तरफ बनता है। अतः अगर जलीय भाग के गुरुत्व के संबंध रखने के लिए उत्तर ईशान पूर्व में आपके जल संसाधन हो तो उत्तम रहेंगे। अब पृथ्वी तत्व। हमारी पृथ्वी सौर ऊर्जा, उष्मा, ग्रहों का रश्मि प्रभाव, वायुमंडल का दबाव, वर्षा, मेघ व जल प्रवाह, गुप्त चुंबकीय ऊर्जाएं इन सब का प्रभाव सहन करती है। इसकी स्वयं की चुंबकीय शक्ति है जिसका प्रभाव उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर है। तो वैदिक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में है वह सब हमारे शरीर में है। अतः हमारे शरीर में उत्तरी ध्रुव सिर की दिशा में तथा दक्षिण ध्रुव पैरों में है। 2 समान ध्रुवों में विघटन होता है और 2 असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अतः हमारा अगर सिराहना दक्षिण में होगा तो पृथ्वी तत्व से आकर्षण होता है, इसलिए आराम की निद्रा आएगी और उच्च रक्तचाप, मधुमेह, शुगर आदि बीमारियां कम होगी। जिस तरह किसी लट्टू या अन्य वस्तु को दक्षिण दिशा में घुमाने के लिए हाथ का बल प्रयोग दक्षिण की तरफ करना होगा तो पृथ्वी का परिभ्रमण दक्षिण मार्ग पर है, अतः अधिक ऊर्जा दक्षिण की ओर व्यय होती है। अतः उत्तर पूर्व दिशा में भार अधिक होगा तो व्यवधान होगा। इसी कारण उत्तरी पूर्वी भाग में किसी कारण भार बढ़कर असंतुलित होता है तो भूकंप आता है। और यही कारण है कि पृथ्वी में भूकंप अधिक उत्तरी पूर्वी भाग यानी आसाम के प्रदेश, जापान व रूस के कुछ भागों में अधिक आता है। अतः मकान का दक्षिण पश्चिमी भाग निर्माण में ऊंचा, उत्तर पूर्व में नीचा तथा उत्तर पूर्व में ढलान होना चाहिए। पंच तत्वों में अग्नि तत्व का स्थान अग्नि कोण में, जल का ईशान कोण में, वायु का वायव्य कोण में तथा पृथ्वी तत्व का स्थान नैऋत्य कोण में एवं आकाश तत्व का स्थान घर का खुला भाग आंगन चौक में माना गया है। तो
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।